Hello everyone. So this is my new video for BPSC Dental Vacancy 2025. बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारा केओस है, बहुत कम टाइम है, डेट भी आ गया है। सारे के सारे लोग परेशान हैं, कैसे करना है, क्या करना है। सो दिस वीडियो विल बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू, क्योंकि इसमें सारा चीज़ मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने के लिए कि आपको और डाउट ना हो और ज़्यादा टाइम आप ऑनलाइन वेस्ट ना करें कि कैसे क्या करना है। सारा प्रोसेस को, सारा फॉर्म फिलअप का जितना भी प्रोसेस हो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके अपना टाइम, फोकस और एनर्जी सारा कुछ मैक्सिमम टू मैक्सिमम पढ़ाई पे ही दे। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डेट्स आ चुके हैं। 2 मई 2025, यस, सिर्फ 2 मंथ्स रहे हैं। उतने में आपको एग्ज़ाम लिखना है, तो बहुत पैनिक का माहौल है। तो जल्दी से जल्दी सारा भी अपना जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करें और देन गेट बैक टू योर स्टडीज़। एनीवेज, इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा जो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन क्या है, सिलेबस कैसे देखना है, डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं, तो ये आगे आगे हम लोग क्लेरिफाई करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बाहर के स्टेट्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। दे कैन अप्लाई, बट एक मैंडेटरी चीज़ है कि उनको बिहार डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। इसमें नो इफ़ नो बट्स, वो आपको कराना ही कराना है। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं वो कॉमन है, सारे एग्ज़ाम्स में वो चाहिए होता है। जैसे DCI एफिलेटेड डेंटल कॉलेज होना चाहिए, ऑब्वियसली वो तो सबके ही है। इंटर्नशिप रहना चाहिए कंप्लीशन, जिसमें ब्रेक नहीं हो। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि अभी जस्ट मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ या हुई है, मेरे पास प्रोविज़नल मिला है, अभी कॉन्वोकेशन हुआ नहीं है, BDS की डिग्री है नहीं बट प्रोविज़नल डिग्री मिल गई है। तो इससे भी आप बिहार डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है, एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, आप एकदम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके। अब सबसे बड़ा और सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो अभी फेस करने को आ रहा है कि अगर डेंटल काउंसिल ऑफ बिहार में मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए तो मैं किस तरह से उसको ट्रांसफ़र कराऊँ। तो ये दो कैटेगरी के हैं, जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने कहीं अभी तक रजिस्टर नहीं कराया है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है, वो डायरेक्टली बिहार डेंटल काउंसिल में जाके करा सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जिनको ट्रांसफ़र कराना उनको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा। बट इफ़ यू क्वालिफाई द एग्ज़ाम इट विल ऑल बी वर्थ इट। जनरली ये क्या होता है कि लोग अदर एग्ज़ाम्स, अदर स्टेट एग्ज़ाम जैसे मैंने भी दिया था UPPSC में, तो OPPSC भी इवन मैंने दिया था। तो उसमें क्या था कि आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको एक एफिडेविट देना होता था। वो उसका फॉर्मेट वो लोग ही देते थे कि हाँ, अभी आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जा रहा है, अब एवरीथिंग इज़ ओके, और आपको 45 डेज़ टू 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल हैव टू गेट योर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर टू द स्टेट काउंसिल जहाँ आप गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, और फिर आपको जाके वो ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। लेकिन ये बिहार डेंटल है, ये आपको पहले ही बोलता है कि भाई आप तो ट्रांसफ़र करा के ही आओ। तो ठीक है, किस तरह से ट्रांसफ़र कराना। ट्रांसफ़र कराने के लिए सबसे पहले जो भी डेंटल काउंसिल आपका है बिहार छोड़कर, जैसे अगर आपका उड़ीसा है, झारखंड का है, यूपी का है, MP का है, कहीं का भी है, वहाँ आपको जाके अपने डेंटल काउंसिल में एक NOC लेना पड़ेगा। अगर डेंटल काउंसिल में आपका अच्छा होल्ड है, जान पहचान है, और आ, मतलब वहाँ आपका काउंसिल अच्छा है जो आपको हेल्पफुल है, तो फिर वो आपको सेम डे या नेक्स्ट डे में भी आप थोड़ा उनको अर्जेंसी बोलेंगे कि हाँ मुझे इसके इसके लिए चाहिए, थोड़ा परसुएट करेंगे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मे बी आपको सेम डे या नेक्स्ट डे तक वो आपको ट्रांसफ़र करके NOC करके वो दे दे। फिर वो NOC को आपको DCI के वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा। वो DCI के वेबसाइट पे अप्लाई करके वो विद इन 48 आवर्स, मेरा तो 48 आवर्स के अंदर ही आ गया था, तो विद इन 48 आवर्स के अंदर वो आपको वहाँ से DCI से भी NOC मिल जाती है, और वो वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है कि आप कहाँ वो सेम फॉर्म में, आपको अलग अलग नहीं है। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन से
काउंसिल से है और कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए वो आपको उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। आपको DCI के वेबसाइट पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। तो बेटर ये होगा कि आप जैसे ही फॉर्म वहाँ अप्लाई करें, एक बार कॉल करेंगे तो वहाँ एक मैडम फ़ोन उठाएगी, शी इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। आप उनको अपना प्रॉब्लम बताइए एंड शी विल मेक श्योर कि वो जल्दी से जल्दी आपका ट्रांसफ़र NOC वहाँ से वो अवेल करा दे। फिर वो आपके मेल पे आ जाएगा, आप मेल पे डाउनलोड करके एक बिहार डेंटल काउंसिल का फॉर्म है, वो फॉर्म को भर के उसमें जो फ़ोटोग्राफ है वो आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से अटेस्टेड करा कर फिज़िकली यू विल हैव टू गो टू बिहार डेंटल काउंसिल पटना और वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जो आपको अटेस्टेड कराना है फ़ोटो अपने प्रिंसिपल से, उसके लिए आपको फॉर्म चाहिए होगा। तो फॉर्म या तो आप किसी फ्रेंड से अपना मंगवा सकते हैं जो बिहार में अवेलेबल हो, या मैं लिंक में अपना टेलीग्राम चैनल भी डाल दूंगा जहाँ पे आपको नोट्स PDF और सारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। ऑलरेडी काफ़ी मेंबर्स उसमें ज्वाइन भी है। उसमें मैंने फॉर्म अपलोड कर रखा है, दोबारा भी अपलोड कर दूंगा जिससे आप वो फॉर्म का PDF डाउनलोड करके सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर सकते हैं, सो दैट यू डोंट वेस्ट मच टाइम। तो ठीक है, यही आपका प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपने काउंसिल से NOC लेना है, फिर DCI के लिए अप्लाई करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंसिपल सर से अटेस्टेशन कराना है जिस भी कॉलेज में हो आप। उसके बाद फिर फिज़िकली यू विल हैव टू गो टू बिहार डेंटल काउंसिल और आप वहाँ जा के करा सकते हैं। ये टाइम आपको बिटवीन 5 to 7 डेज़ में ये हो जाना चाहिए अगर आप बहुत जल्दी जल्दी और अर्जेंसी कराएं और थोड़ा आपका जान पहचान भी हो, सुविधा शुल्क भी अगर आप दे सकते हैं तो दे के। मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी आपको काम चाहिए तो काम जितना जल्दी हो जाए, आपका माथा जितना जल्दी हल्का हो जाए उतना अच्छा है। तो दिस विल बी द प्रोसेस हाउ यू विल गेट इट ट्रांसफर्ड टू बिहार डेंटल काउंसिल। ओके, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था कि उड़ीसा और झारखंड के डेंटिस्ट को भी ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन या नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका फॉर्म में लिखा है उसमें वो लिखता है कि डेंटल काउंसिल ऑफ बिहार एंड झारखंड, अब बिहार एंड उड़ीसा। ये है कि आपको उड़ीसा और बिहार और झारखंड, आप कहीं पे भी हो आपको रजिस्ट्रेशन बिहार का ही चाहिए। उड़ीसा हो के हो या झारखंड के हो, आपको झारखंड का बिहार का ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये केओस और ये कन्फ्यूज़न इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बिहार डेंटल काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था वो 9 अगस्त 2019 में हुआ। और ये जो प्रोस्पेक्टस, ये जो नोटिफिकेशन ये लोगों ने अवेल कराया है, ये थोड़ा उन्होंने कॉपी किया है अपने 2015 के वैकेंसी में से। तो 2015 के वैकेंसी में यही लिखा हुआ था कि जो आपका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए वो बिहार या उड़ीसा का, उड़ीसा डेंटल काउंसिल में हो। इसी की वजह से ये कन्फ्यूज़न हो रहा है। लेकिन आप ये श्योर साइट हो जाइए कि अगर आप उड़ीसा के भी हो तो भी आपको बिहार का ट्रांसफ़र कराना होगा, अगर आप झारखंड से भी हो तो भी आपको बिहार का कराना पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एक फ्लॉ है, ये एक फॉल्ट है विच माइट बी गेटिंग रेक्टिफाइड लेटर ऑन। अमेंडमेंट के थ्रू वो कर सकते हैं। बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि इस बेसिस पे केस फाइल करें या कोर्ट में पिटीशन फाइल करें कि आपका प्रोस्पेक्टस में ये चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ। बट मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि ये सब कुछ आपको ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देना नहीं है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट जब भी चाहे उसको वो रेक्टिफाई करके वो चेंज कर देगी, तो वो सब नल एंड वाइड हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू राइट नाउ इज़ टू डिवोट एज मच टाइम एज पॉसिबल इन स्टडीज़। उसके बारे में और डिस्कस करेंगे आगे भी। सो एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज क्राइटेरिया के लिए आपको 10th का मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसी से आपका एज कैलकुलेट होगा, आपके जन्म प्रमाण पत्र से कैलकुलेट नहीं होगा। आप अगर आप कुछ अपने SDO से या DO से या CO से अगर आप कुछ जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, दैट वोंट बी वैलिड हियर। तो ओनली थिंग विच विल बी वैलिड इज 10th का मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है। एंड द कट ऑफ लिमिट फॉर द डेट ऑफ बर्थ विल बी 1 अगस्त 2024। तो 2024 का लिमिट है 1 अगस्त का, उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होगा। तो उस अकॉर्डिंगली आप अपना देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, विच वोंट बी अ वेरी बिग इशू आई गेस। फिर भी
अच्छा, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स है, अनरिजर्व फीमेल्स के लिए 40 ईयर्स है, ओबीसी मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 ईयर्स है, एससी एसटी मेल एंड फीमेल्स के लिए 42 ईयर्स है। ये सब बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है प्रोस्पेक्टस में। फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए भी 10 ईयर्स का 5 ईयर्स का 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर पंचायती राज या आर्मी हॉस्पिटल में आपने काम किया है तो फिर रिलैक्सेशन इज़ ऑल्सो देयर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। जितना आपने काम किया उस हिसाब से वो लोग अप टू अ सर्टेन लिमिट ही वो लोग रिलैक्सेशन देंगे। ऐसे भी अगर कोई 5-10 ईयर्स 15 ईयर्स इफ़ दे हैव ऑलरेडी वर्कड इन आर्मी हॉस्पिटल और पंचायती राज, तो फिर आई डोंट थिंक देयर विल बी मच ऑफ अ बेनिफिट ट्रांसफरिंग। एनीवेज पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन फॉर्म में तो ये मेंशन किया हुआ। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक आ रहा था जो फॉर्म में भी बहुत क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ था कि ओल्डर कैंडिडेट्स का क्या रिलैक्सेशन है। तो इस बारे में शॉर्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट्स 1/8/2015 तक एलिजिबल थे 1 अगस्त 2015 तक, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मूव है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, और एक तरह से अच्छी मूव भी मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि आप मान लीजिए कि अगर किसी का लास्ट ईयर था 2015 में, और वो या इवन 2 ईयर्स था और वो फॉर्म भरा, किसी कारण के वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी आई है, एक्सक्यूज़ मी, वो 10 ईयर्स के बाद आई है, तो वो बंदे का तो अब एज लिमिट ही क्रॉस हो जाएगा। इसलिए वो भी लिखा गया कि अगर 2015 तक अगर आप एलिजिबल थे तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई, अगर अदर क्राइटेरिया वो फुलफ़िल कर रहे हैं तो। ठीक है, अब रिजर्वेशन पॉलिसी पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे रिजर्वेशन है, किनको रिजर्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो बिहार गवर्नमेंट तो अपने लोगों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हैं। आई डोंट नो, दे आर मतलब गिविंग अ वेरी मच गुड रिस्पॉन्स। देना भी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट है तो ऑफ कोर्स दे शुड। 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर द पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेजेस सिचुएटेड इन बिहार। तो बिहार के कॉलेजेस से जो लोग भी ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको 50% का रिजर्वेशन है, तो डायरेक्ट 404 सीट्स आर गेटिंग रिजर्व फॉर देम। तो दैट इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स। इतने सारे सीट्स है, 808 सीट्स के वैकेंसी है, उसमें 464 सीट्स तो बिहार के लोगों के लिए है, तो उनके लिए दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एंड आई डोंट थिंक दे शुड मिस दिस अपॉर्चुनिटी एट एनी कॉस्ट। और महिलाओं के लिए भी, विमेन के लिए 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं एक शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ। वर्टिकल रिजर्वेशन जनरली कास्ट्स के लिए ही होता है और पिछड़े जातियों के लिए होता है, इसलिए क्योंकि पहले का ऐसा था कि दे आर नॉट दे वर गेटिंग इग्नोर्ड बाय द सोसाइटी। तो उनको एट पार सोसाइटी लाने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ये वर्टिकल रिजर्वेशन लाया गया था। एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विमेन के लिए, फिर आर्मी पीपल के लिए, जो सॉरी आर्मी बोल रहा हूँ, फिर ट्रांसजेंडर के लिए, या फिर स्वतंत्रता सेनानी, उन लोगों के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लाया गया था। तो दिस इज़ द शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज़ देयर फॉर विमेन, एंड वर्टिकल रिजर्वेशन applies only for the people who are resident of Bihar and they have domicile certificate। जो बिहार के मूल निवासी है, जिनके पास डोमिसाइल वहाँ का मौजूद है, प्रेजेंट है, दे कैन ओनली अप्लाई फॉर वर्टिकल रिजर्वेशन, जिसमें आपका ओबीसी आएगा, एससी आएगा, एसटी आएगा एंड ईडब्ल्यूएस आएगा। ठीक है, चलो अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम बहुत कन्वीनियंट लग रहा है जिस तरह से उन्होंने अपना सिलेबस दिया है। वो सिर्फ फाइनल ईयर्स के ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेडिकल क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपका स्ट्रीम से ही पूछ रहे हैं। ऑल दो मुझे लगता है कि कुछ मेडिकल क्वेश्चंस भी पूछना चाहिए, क्योंकि जो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोगों के लिए भी
थोड़ा सा वो बेनिफिशियल हो जाता है कि जिन जो अच्छा नॉलेज लगता है। और प्लस बीइंग अ डॉक्टर हम लोगों को थोड़ा सा जनरल फिजियोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी, ये सब का भी नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज टेस्टिंग जहाँ तक होनी चाहिए तो वो थोड़ा बहुत इन डेप्थ तो नहीं, बट थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। एनीवेज, गवर्नमेंट ने जैसा डिसाइड किया, आई एम नो वन टू काउंटर, और मेरा ओपिनियन कुछ मैटर भी नहीं करेगा। एनीवेज, जो भी क्वेश्चंस है उनके हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का होगा, 400 मार्क्स का होगा। राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1 मार्क। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग, नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में होना ही चाहिए। हाँ, किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, उस बारे में भी हम लोग बहुत जल्दी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, मे बी विद इन अ 2 और 3। और उसके लिए आई विल डेफिनेटली अर्ज यू टू प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा एवरी डे कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करता रहूँ, जो एक छोटा सा क्विज टाइप का होगा। और जितने भी आपको डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग क्वेश्चंस, इवन रिगार्डिंग द फॉर्म फिलअप, या किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं, या फिर आफ्टर जॉब लाइफ कैसा होता, तो यू कैन इवन पोस्ट योर क्वेश्चन देयर। और एग्जैक्ट सेम टाइम पे, इवन इफ आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, बट थोड़ी देर में ज़रूर मैं रिस्पॉन्स करूँगा जब वेन एवर आई गेट टाइम। ठीक है, तो दिस इज़ द सिलेबस फॉर दैट। और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए होगा, BDS सर्टिफिकेट चाहिएगा, बिहार डेंटल काउंसिल का सर्टिफिकेट चाहिएगा, जो कि मस्ट है। अगर आप कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैटेगरी की सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, मार्कशीट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में भी हम लोग शॉर्ट में बात कर लेते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब का ही अगर एक्सपीरियंस है तो उसी का आपको फ़ायदा मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा उस चीज़ के लिए, अप टू मैक्सिमम ऑफ 25 मार्क्स। बट दैट शुड बी डन इन अ गवर्नमेंट सेटअप, क्योंकि उसमें जो सिग्नेचर मांग रहा है, आप उसके फॉर्म में देखेंगे जो लास्ट में उन्होंने दिया है, वो सिग्नेचर आपका कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी का ही चाहिए अलॉन्ग विद द स्टैम्प। तो अगर आप प्राइवेट से करा के जा रहे हो तो दैट विल बी नल एंड वाइड, वहाँ पे आपको मार्क्स का क्राइटेरिया वो नहीं आपको मिलेगा, वो दैट विल बी काउंटेड एज ज़ीरो। और फॉर्म भरने के समय इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखें कि जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं, सेम टू सेम फॉर्म आपको लेके, सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स आपको लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाना है। उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए क्या क्या चाहिए, किस तरह से फ़ोटोग्राफ अपलोड होना चाहिए, उसका क्या फॉर्मेट है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये सब चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। अगर मैं सारा चीज़ पढ़ने जाऊँगा तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। स्टिल यहाँ पे आप पॉज करके आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। फ़ोटोग्राफ को कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है, एंड डॉक्यूमेंट्स को किस फॉर्मेट में और कैसे अपलोड करना है। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर और भी क्वेश्चन है तो आप पोस्ट करें, और जल्दी से जल्दी अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मोटिवेटेड रखना है अपने आप को। जान रहा हूँ कि अब इतने दिन के बाद वैकेंसी आए, सब अपने अपने लाइफ में बिज़ी है, बहुत लोगों को फैमिली देखना है, बहुत लोगों को क्लिनिक देखना है। जो लोग अभी फ्रेशली ग्रेजुएट होके आए हैं वो भी अभी अपने आप को स्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ लगा है, बहुत केओस है, आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, बट यू हैव टू गेट मोटिवेटेड एंड गेट बी ऑन द राइट ट्रैक, सो दैट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाए। तो उसके लिए आपको अभी से लगना होगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट मैं आगे भी वीडियो पोस्ट करता रहूँ। एंड दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच।